नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमला। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुशीनगर जिले के डाकघरों के उन्नयन और डाक सेवाओं के बारे में सवाल पूछा गया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इस पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि डाकघरों के सुधार और सुविधाओं के विकास पर काम चल रहा है। डाक सेवाओं की गुणवत्ता और गति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। डाक विभाग को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में भी प्रयास जारी है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जनता को बेहतर और तेज डाक सेवाएं मिलेंगी। श्रीमान रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसी वित्तीय वर्ष में कुशीनगर जनपद में पासपोर्ट केंद्र ऑफिस खोला, जिससे बहुत लोगों को वहां फायदा हुआ और एक नया आधुनिक जिला पोस्ट ऑफिस भी कुशीनगर में उसका काम शुरू हो गया है। अगस्त 2026 तक बनना तैयार है। साफ तौर से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम योजनाएं चली डाक निर्यात केंद्रों की, जिससे बहुत फायदा एक्सपोर्ट के लिए होगा। कुशीनगर बुद्ध भगवान की पावन धरती है। मैं माननीय मंत्री जी से साफ पूछना चाहूंगा, क्या कुशीनगर को भी डाक निर्यात केंद्रों से जोड़ने का काम किया जाएगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सूचित करना चाहता हूं माननीय सदस्य को और संसद को भी कि इंडिया पोस्ट भारतीय डाक सेवा के आधार पर देश के वितरण प्रणाली में सबसे उपयुक्त वितरण प्रणाली पूरे विश्व में आज भारत में इंडिया पोस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। और केवल डाक और पार्सल नहीं, लेकिन सामान्य मानवी के लिए हर संभव सेवा सरकार की और निजी क्षेत्र की हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत मजबूत ढांचा माननीय सांसद के क्षेत्र में कुशीनगर जिले में भी डाक विभाग ने खड़ा किया है। एक हेड ऑफिस है पडरौना में, जो इनका गृह क्षेत्र है। करीब 20 हमारे सब पोस्ट ऑफिस हैं, 203 हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं। और इन्होंने सही कहा कि माननीय राज्य मंत्री के द्वारा वहां एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हुई, जिसके आधार पर पिछले एक साल में ही 5,930 हमारे देश के नागरिकों के लिए पासपोर्ट उस पासपोर्ट केंद्र से बन चुके हैं। डाक निर्यात केंद्र भी हमारी कोशिश सदैव है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है अध्यक्ष जी, कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो। और देश के निर्यात में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की एक बड़ी भूमिका रहती है, वहां ही छोटा ही हस्तशिल्प, छोटा एक एक्सपोर्टर की भी उतनी बड़ी भूमिका रहती है, खास करके एमएसएमई सेक्टर में। 40% इस देश का निर्यात हमारा एमएसएमई सेक्टर से आता है। और उसी विचारधारा के आधार पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर हम लोग ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर पूरे देश में 1013 डाक निर्यात केंद्र हम लोग ने स्थापित किए हैं। उन 1013 डाक निर्यात केंद्र से करीब करीब 13.25 शिपमेंट्स आज के दिवस तक हो चुके हैं, करीब करीब 300 करोड़ रुपए के। और 28,000 एक्सपोर्टर्स इस डाक निर्यात केंद्र के प्रणाली के साथ जुड़े हैं। माननीय सांसद को बड़ी खुशी होगी ये सुनते हुए भी कि कुशीनगर में पडरौना हेड ऑफिस में डाक निर्यात केंद्र सितंबर 2023 से संचालित है। और पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही 50 के करीब 38 आर्टिकल्स का निर्यात इनके जिले से भी विश्व को हुआ है। इससे इनको भी बहुत खुशी होगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान रंजीत प्रताप नारायण सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से आता हूं, बिल्कुल ही रूरल एरिया है सर, और गांव पर कौन कौन से इन्होंने योजनाएं डिजिटली और बाकी जो रूरल क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस खुले हैं उसमें कौन कौन से स्कीम्स और क्या क्या इस मंत्रालय ने उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन से नियम और कानून और कौन कार्य इस मंत्रालय ने किया है?
भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर विदेश मंत्रालय के राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता कई मायनों में महत्वपूर्ण है और आज की भू राजनीति, जिसे हम भू अर्थशास्त्र कहते हैं, कुछ देशों द्वारा लागू किए गए शुल्क कानूनों को देखें, which we rather call now the geo-economics, and the tariff wars unleashed by certain nations. It has, looks at that also, this current FTA. It takes important steps to counter such unilateral tariff measures. And it also throws light on the rising power of our country, of India, which under the guidance and leadership of our Honorable Prime Minister Modi ji has grown by leaps and bounds. India is now a recognized power and also a recognized economic power. And the FTA focuses on these aspects. It is going to give a big fill-up to our trade and manufacturing sectors. It also shows that India as a country is not dependent on just one nation for its economic growth. परीक्षा पे चर्चा 2026 ने पूरे देश के छात्रों को एकता के सूत्र में बांध दिया है। दिल्ली से लेकर कोयंबटूर, रायपुर, देव, मोगरा और गुवाहाटी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद युवाओं के एक साझा मंच पर लेकर आया है। इस पहल की व्यापकता अपने आप में ऐतिहासिक है। इस वर्ष 4,05,00,000 करोड़ से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं आपको बता दें कि 2,26,00,000 से अधिक लोगों ने जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की है। कुल 6,76,00,000 करोड़ से अधिक सहभागिता ने इसे एक साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, संवाद और सकारात्मक सोच का राष्ट्रव्यापी उत्सव बना दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को सदस्य पोर्टल के साथ साथ व्हाट्सएप पर आर्थिक सर्वेक्षण सहित महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेजों को साझा करने के संबंध में किए जा रहे नवीनतम नवाचारों के बारे में जानकारी दी है। जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। अब आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी और नए कई परिवर्तन किए हैं जो आने वाले समय में सब परिवर्तन आपको नजर आएंगे। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह भी रहेगा, संसद की कार्रवाई को और उचित तरीके से चलाने में और नए इनोवेशन, नए सुझाव आप जो भी देंगे, हम कोशिश करेंगे कि संसद में माननीय सदस्यों के अनुकूलता के अनुसार उन सारे टूल्सों का उपयोग कर ताकि माननीय सदस्यों की क्षमता बढ़ सके और वे अच्छी संवाद चर्चा, सकारात्मक चर्चा कर सके। संसद बजट सत्र के दूसरे दिन बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक
उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, इस वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स
अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया। अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा। इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते तो नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है उसका, दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है और मुझे पक्का विश्वास है एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत 45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आपको जानकारी साझा की है। इसमें जो आप पूछ रहे थे, इसकी बाकायदा नोटिंग में है कि ये उपरोक्त लोगों में से जो पूर्व में ही केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान, जो लोग इसमें बाकायदा पहले से ही जो लोग किसी योजना में आच्छादित है, जो किसी में आते हैं, उनके अलावा ये है। अब तीसरा है ये अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 20 यानी अमृत 20 योजना के अंतर्गत गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन A3 से संबंधित परियोजना 721 करोड़ 40,41,000 जीएसटी व सेंटेज सहित के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद ने दे दिया है। ये अमृत 2 के अंतर्गत सीवरेज योजना को जो है वो आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दे दिया है। ये 721 करोड़ 40,41,000 रुपए सेंटर सहित, इसमें भारत सरकार का एरिया इसमें कवर करेंगे 17 वार्ड।
43,604 नवग्रह संयोजन के माध्यम से 43,604। इसमें जो केंद्रांश है वो 25%, और राज्य का राज्यांश जो है वो फंडिंग पैटर्न है 33% और 1 लाख से कम 50%। बाकी उसका हिस्सा होगा इस निकाय का। तो एक कुल मिलाकर उक्त निर्धारित लागत में भारत सरकार का है 231,34,94,000। राज्य सरकार का है 435,36,00,000 और निकाय का अंश है 2776.48 27,76,48,000। इसी अमृत 2 के अंतर्गत जनपद वाराणसी के नगर निगम वाराणसी में सीवरेज से 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों में से दुर्गाकुंड, नरिया, सरायनंदन, जोहला उत्तरी एवं भेलूपुर वार्ड में सीवर लाइन बिछाने एवं गृह संयोजन कार्य में से संबंधित परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 266,49,44,000 जीएसटी व सेंटेज सहित ये व्यय का प्रस्ताव आज मंत्री परिषद ने अनुमोदित कर दिया। इसमें खास तौर से वाराणसी के वार्ड नंबर 25 दुर्गाकुंड, वार्ड नंबर 54 नरिया, वार्ड नंबर 45 जोलापुर उत्तरी एवं वार्ड नंबर 51 बेलूपुर वार्ड की 100% जनसंख्या सीवरेज व्यवस्था से लाभान्वित होगी। जी, क्योंकि आप एक मंत्री भी हैं और आपकी कोशिशों से आउटसोर्सिंग को कैबिनेट में पास हुए भी ये विषय बाद में प्लीज। प्रदेश में नेक्स्ट 6 नंबर है, उत्तर प्रदेश में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को आज मंत्री परिषद ने क्या नाम अपनी सहमति दे दी है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों भवनों जो कभी पूर्व में विकसित निर्मित किए गए थे परंतु समय के साथ जीर्ण संरचनात्मक अवस्था अथवा भूमि के सब अपार्टमेंट अथवा है जी, उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 5वां नगर निगम विज्ञापन के साथ वो जो हमारे जो जिसको ब्रीफ करना है उसमें शामिल नहीं है, नहीं तो बता देते। ये 7वां प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वित्त पोषण के रूप में विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किए जाने तथा उत्तर प्रदेश संग्रह नियमावली 2000 जो नक्शा पास करने की विधि है उसमें लोग स्वाभाविक रूप से अनुकूलता महसूस करें कि नक्शा जरूर पास कराएं, ताकि इसको रेगुलेट किया जा रहा है और खास तौर से इसमें काफी राहत दी गई है। इसका जस्ट बस यही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर रोज हो